सीमा के घर पर पार्टी चल रही थी। कई सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें शहर के बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत भव्य थी। सभी लोग सीमा की तारीफ कर रहे थे। आदमी, मान गए सीमा मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने। औरत, अरे मेहता जी, सीमा जी की पार्टी ऐसी ही होती है। लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब उनकी तारीफ से घमंड में चूर सीमा सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी सास सावित्री पर गई, जो दूर कोने में बैठे उन्हें देख रही थी। अपनी सास को देखकर सीमा का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्लाकर बोली, सीमा, अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मैंने कहा था ना आप बाहर मत आना, और बाहर आई भी तो वो इस घटिया साड़ी में। अरे, आपकी इज्जत दो कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो नहीं है ना। देखिए, ये बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चले जाइए। मेरी छाती पर मूंग मत दलिए। शराब के नशे में सीमा ने सावित्री को खूब खरी खोटी सुनाई। सावित्री चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती रही और आंसू बहाती रही। सावित्री, समय ऐसा भी रंग दिखाएगा पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता, वो तो आता ही है नाश को लेकर, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। ये सोचते हुए वो पुराने दिनों में खो गई, बीते हुए समय में। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सड़क पर मरमट सा सन्नाटा पसरा था। कुत्ते कभी भौंकते, कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइट ऑफ थी और लोग गहरी नींद में की आगोश में थे। लेकिन नारायणपुर की उस छोटी सी झोपड़ी में रोशनी बाहर की ओर आ रही थी। 65 साल की सावित्री मशीन पर बैठे कपड़े सी रही थी। सावित्री, अभी भी काफ़ी काम बाकी है। कल दोपहर तक मुझे ये सूट किसी भी हालत में रागनी मेम साहब को देना है। सावित्री की बूढ़ी आंखों में नींद थी। उसके हाथ थक भी रहे थे, लेकिन उसे रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उस पर ज़्यादा हावी होने लगी तो उठ कर गई और अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने लगी। यह देखकर उसकी बहू सीमा, जो सावित्री के पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा, माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लेती। मैं देख रही हूँ आपको नींद आ रही है। सावित्री, अरे नहीं नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे यह काम कल तक ख़त्म करना ही है। देख, तू परेशान मत हो और तू अपनी पढ़ाई कर। तेरी परीक्षा नज़दीक है ना। तेरी तैयारियां तो सही से हो रही हैं ना। सीमा, हाँ माँ जी, तैयारी तो हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसा आता है। वैसे भी मैंने तय कर लिया है। सावित्री, क्या तय कर लिया है। सीमा, यही कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे परीक्षा नहीं दूंगी। मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर सावित्री उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रखी और कहा, सावित्री बहू, ऐसा भूलकर भी मत कहना। क्यों नहीं होगा तेरा? क्यों नहीं करेगी तू पास परीक्षा? ज़रूर करेगी। अरे इतनी मेहनत करती है तू। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सावित्री अपनी बहू सीमा को सगी माँ की तरह प्यार करती थी। 1 साल पहले की बात है। फ्लैशबैक में जाती हुई सीमा अपने पति राजेश और सावित्री के साथ एक रिश्तेदार की शादी में ट्रेन से जा रही थी। सीमा, अगर सही समय पर रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो भारी मुसीबत हो जाती। सावित्री बहू, वो चिट्ठी लिखी थी ना तूने। सीमा, हाँ माँ जी, रख ली है। ट्रेन अपनी गति से चले जा रही थी। उनको शादी में संबलपुर जाना था, लेकिन संबलपुर पहुंचने के 1 घंटे पहले ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हर और चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। राजेश के काल में भी समुद्र में समा गया था। सावित्री और सीमा भी इस एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। लेकिन सीमा और सावित्री को इस दुर्घटना ने ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द वो ताउम्र नहीं भूल सकते थे। सीमा, अरे कई लोग मर गए तो फिर मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया भगवान? आपने क्यों? राजेश के बिना मैं कैसे जीऊँगी? सावित्री, हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख। होने का लिखा कौन मिटा सकता है? अपने इकलौते बेटे की असमय मृत्यु हुई सावित्री को तोड़ दिया। सीमा की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। सावित्री बहू, पता है जीवन का सत्य क्या है? यह रुकता ही नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही। सीमा, लेकिन माँ जी कैसे चलेंगे? सहारा तो चला गया, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। सावित्री बहू, राजेश का जाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जहाँ भी है, अगर हमें दुख में देखेगा तो क्या वो खुश रह पाएगा? हमें उसके लिए जीना होगा। सीमा, लेकिन माँ जी कैसे सब कुछ होगा? राजेश की कमाई से ही तो घर चलता था। अब कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे चलेगा घर का चूल्हा? कैसे किराया दिया जाएगा? और कैसे सारी चीज़ें संभलेंगी? सावित्री बहू, शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तू पढ़, खूब पढ़, और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। और जहाँ तक बात रही घर को संभालने की, तो वो मैं संभाल लूँगी। राजेश के पिता तो जब राजेश 6 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। सिलाई का काम शुरू किया और उसी से ही तो उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। आज एक बार फिर मैं वही करूँगी।
इस बार अपनी बहू के लिए। उसकी बात को सुनकर सीमा ने कहा, सीमा माँ, क्या ये अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी? नहीं नहीं, सिलाई कढ़ाई मैं कर लिया करूँगी, मैं संभाल लूँगी घर। सावित्री, नहीं बहू, अरे मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, अभी मुझ में बहुत दम बाकी है। मैं तुम्हारा और अपने दोनों का ध्यान रख सकती हूँ, बस तुम मन लगाकर पढ़, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। सावित्री सिलाई का काम करने लगी और सीमा ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कॉपियाँ, नोट्स, घर का खर्चा चलाना सब कुछ सावित्री के कंधों पर था, इसलिए वो खूब मेहनत करती। धीरे धीरे सावित्री की मेहनत और सीमा की लगन के कारण उसने MA की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। सीमा, ये सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं हिम्मत हार चुकी थी। सावित्री, अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज़्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने अपना रंग दिखाया है। सीमा, माँ जी, कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमा नौकरी के लिए परीक्षा देने लगी, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन छूट जाता। एक बार तो वो इंटरव्यू तक पहुँच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हुआ। इसलिए सीमा थोड़ी परेशान और हताश सी हो गई थी और अब वो और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म में भी महंगे आते थे। सावित्री, जब मैं हूँ तो फिर चिंता किस बात की बहू, तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हौसले को जिसने छोड़ा मंजिल खुद ब खुद उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। आखिरकार सावित्री के विश्वास और सीमा की मेहनत का फल कुछ इंतज़ार के बाद मिल गया। सीमा का सिलेक्शन एक सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। उस दिन तो सावित्री सीमा को पकड़कर इतना रोई कि सीमा को कहना पड़ा, सीमा माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए, आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया, फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों? सावित्री, ये आंसू जमा थे बहू, बहुत दिनों से, ये सब्र के आंसू हैं, और जब सब्र की खुशी मिल जाती है ना, तो फिर ये आंखों के पोरों का बांध तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ऐसा लगा कि सावित्री और सीमा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ज़िंदगी एक और अध्याय लेकर सावित्री के सामने खड़ी होने लगी थी। जिस बहू के लिए उसने दिन और रात की परवाह नहीं की, रात दिन मेहनत की, वो बहू अब बदल गई थी। घमंड उसमें फूट फूट कर भर गया था। अफसर की नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती, काम के बदले घूस भी मांगती और नहीं देने पर उन पर अपना रौब जताती। एक दिन की बात है, सीमा ऑफिस में बैठी है और वो किसी औरत को डांट रही है। सीमा, अरे दिमाग खा गई हो तुम तो मेरा, दूर हटो मुझसे, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। औरत, आप गुस्सा क्यों होती हैं मैम, मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। वो भी नहीं मांगती, लेकिन क्या करूँ, अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया, वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उसमें एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूँगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए, मैं कहाँ से दूंगी पैसे, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी गर्भवती बहू जो वहाँ खड़ी हुई थी, वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने ये दृश्य देखकर सीमा अपने पिछले दिनों में पहुंच गई। सावित्री का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे उसकी तपस्या याद आने लगी। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकल आया। सीमा, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब माजे के कारण हूँ, और जब मुझे सब मिल गया तो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा लिया। माँ जी को नीचा दिखाया, ज़रूरतमंदों को नीचा दिखाने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं, क्यों? मुझसे गलती हुई है, भारी गलती, मुझे ये गलती सुधारनी है। सीमा ने उसके मुआवजे की फाइल तुरंत पास की और ऑफिस से अपने घर को निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी। सीमा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। अरे सब कुछ तो आपने दिया है, आपके चलते लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं तो ये सब भूलकर खुद को ही सब कुछ समझने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। सीमा अपनी सास के पाँव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन सावित्री तो अचेत सी पड़ी थी और वो घमंड की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।